विजयपुर शहर में काव्या नाम की एक लड़की रहती थी। काव्या ने अपने कॉलेज के बहुत सारे फैशन शो में भाग लिया था। सभी फैशन शो में काव्या हमेशा जीतती थी। पूरे गांव में काव्या की खूबसूरती के चर्चे थे। काव्या को अपनी खूबसूरती से बहुत प्यार था। एक दिन काव्या के गांव में एक फैशन शो आयोजित किया गया। काव्या के माता पिता ने भी काव्या को फैशन शो में भाग लेने की सलाह दी। काव्या न्यू फैशन शो में भाग लेने के लिए मान गई। फैशन शो में जाकर काव्या को पता चला कि इस फैशन शो में भाग लेने के लिए अलग अलग शहरों से बड़ी बड़ी मॉडल्स आई हैं। फैशन शो में सारे पड़ाव होने थे। सभी प्रतियोगी बारी बारी स्टेज पर आकर अपना प्रदर्शन करते थे। जो मॉडल सारे पड़ाव जीत जाती वही इस फैशन शो की विजेता होती। काव्या भी पूरी मेहनत और लगन से जीतने की भावना लेकर सारे पड़ाव में पास हो जाती है। अब केवल आखिरी पड़ाव बाकी था। बाकी शहरों से आई बड़े बड़े मॉडल्स काव्या से जलने लगी। उनमें पायल नाम की मॉडल भी थी जो सभी पड़ाव में दूसरे नंबर से जीत रही थी। अब केवल आखिरी पड़ाव बाकी है। पिछले सभी पड़ाव में मैं दूसरे नंबर से जीत रही हूँ। मैं हर शो के फैशन शो में प्रथम स्थान से जीतती आ रही हूँ। अपने ये रिकॉर्ड मैं यहाँ तोड़ने नहीं दे सकती। आखिर ऐसी क्या बात है उस काव्या में जो वो मुझे पीछे छोड़ेगी। मैं उसे जीतने हरगिज़ नहीं दूंगी। आखिरी पड़ाव का दिन भी आ गया। पायल के मन में जीतने से ज्यादा काव्या को जमीन पर लाने की भावना थी। मैं ऐसा क्या करूं जिससे काव्या खुद ही प्रतियोगिता से पीछे हट जाए। ये सब सोचते हुए पायल काव्या के रूम में जाती है। काव्या अपने रूम में आखिरी पड़ाव के लिए तैयार हो रही थी। कैसी हो काव्या? आखिरी पड़ाव के लिए तैयार हो ना? अरे पायल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आओ यहाँ बैठो। आखिरी पड़ाव के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। बस मेरा मेकअप हो जाए, उसके बाद परफॉर्मेंस के लिए भी तैयार हो जाऊंगी। चलो ठीक है, मैं भी अब तैयार होने चाहती हूँ। इसके बाद पायल अपने रूम में आकर काव्या को कंपटीशन से बाहर निकालने की तरकीब सोचती है। अभी तक काव्या की ब्यूटिशियन नहीं आई, तो क्यों ना मैं इसकी नकली ब्यूटिशियन बनकर इसका चेहरा बिगाड़ दूं। इसके बाद पायल अपना हुलिया बदलकर काव्या के रूम के बाहर दस्तक देती है। अरे जल्दी आओ, मेरा मेकअप करो। तुमने आज आने में बहुत देरी कर दी। सब ठीक तो है ना? हाँ मैम, सब ठीक है। बस थोड़ी चेकिंग स्ट्रिक्टनेस की वजह से देर हो गई। अब आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। लेकिन आंखें क्यों बंद करनी है? आज से पहले तो तुमने मुझे कभी अपनी आंखें बंद करने को नहीं कहा। मैम, आपकी स्किन थोड़ी अजीब सी लग रही है। मेरे पास एक स्पेशल क्रीम है, आप अपनी आंखों में बंद कर लीजिए, कहीं आपकी आंखों में दिक्कत ना आ जाए। ठीक है। काव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। स्किन ट्रीटमेंट के नाम पर पायल काव्या को एक ऐसी अजीबोगरीब क्रीम लगा देती है जिससे उसकी स्किन फौरन जल जाती है। जल्दी करो, मेरे पास इतना समय नहीं। क्या अब मैं अपनी आंखें खोल सकती हूँ? बहुत देर तक काव्या को कोई जवाब नहीं मिलता, इसीलिए काव्या अपनी आंखें खोल लेती है और खुद को आईने में देखकर वह सकते में आ जाती है। ये मेरी स्किन को क्या हुआ? ये मेरी स्किन जल कैसे गई? मेरा रंग, हाय! पायल अपना बेबी कट किसी कचरे के डब्बे में फेंक देती है और कहती है, चलो अब तो मेरा काम हो गया। अब मैं फटाफट जीतने के लिए तैयार हो जाती हूँ। कि तभी बहुत जोरों से एक आवाज आती है। पास के चिड़ियाघर से जंगली जानवर भागकर यहाँ आ गए हैं। फौरन सभी को यहाँ से जाना होगा। हर तरफ हलचल मच जाती है। काव्या अपने चेहरे पर एक कपड़ा ढांप कर अपने घर वापस आ जाती है। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। अगर आज ये कंपटीशन नहीं हुआ तो क्या हुआ? कुछ दिन बाद ही सही, और कुछ दिन बाद ऐसा कौन सा जादू हो जाएगा जो काव्या की स्किन ठीक हो जाएगी। ऐसा तो कभी सपने में भी नहीं हो सकता। काव्या अपने घर आकर अपने कमरे में बैठकर जोर जोर से रो रही थी। उसके रोने की आवाज सुनकर उसके माता पिता उसके कमरे में बाहर खड़े होकर उससे कहते हैं, बेटा क्या हुआ? रो क्यों रही है? दरवाजा खोल। क्या हुआ बेटी? क्या तू नहीं जीती? कोई बात नहीं बच्चे, दरवाजा तो खोल।
काव्या दरवाजा खोल देती है। उसके माता पिता काव्या को देखकर हैरान रह जाते हैं। काव्या, ये तेरे स्किन को क्या हुआ बेटा? काव्या अपनी माता के गले लगकर खूब रोने लगती है और इनको सारी बात बताती है। और जब मैंने अपनी आंखें खोले तो मेरे स्किन का ये हाल था माँ। मुझे तो लगता है ये काम उस ब्यूटिशियन का है। हम उस ब्यूटिशियन पर केस करेंगे। कौन थी वो? मैं उसे नहीं जानती पिताजी। वो बेबी किट पहन कर आई थी। अब मैं कंपटीशन में भाग भी नहीं ले सकती। इतना कहकर काव्या रोने लगती है। अब काव्या गुमसुम रहने लगी थी। काव्या की ये गुमसुम वाली हालत देखकर उसके माता पिता को उसकी बहुत चिंता होती है। सुनिए जी, हमारी काव्या ठीक से न खाती है न ठीक से बात करती है। आखिर ऐसा कैसे चलेगा? हाँ, हमें पहले की तरह काव्या को बाहर घुमाने फिराने ले जाना चाहिए। इतना कहकर काव्या के पिता उसको आवाज लगाते हैं। काव्या, काव्या बेटा। हाँ पिताजी। बेटा, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम सब बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने चले। नहीं पिताजी, आप दोनों चले जाए, मेरा मन नहीं। बेटा, बाहर घुमा फिरा कर। आज इस हादसे को 2 दिन हो गए हैं। 2 दिन से ना तो बाहर गई है और न ही ठीक से किसी से बात की। अपने माता पिता की बात मानकर काव्या कहती है, ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हैं कि मैं बाहर जाऊं तो मैं चलती हूँ, परंतु थोड़ी देर में वापस आऊंगी। इतना कहकर गुमसुम काव्या अपने चेहरे पर एक कपड़ा लपेट कर निकल जाती है। घने सोच में डूबी काव्या चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच जाती है कि तभी उसके सामने से एक काली बिल्ली गुजरती है, जिसे देखकर काव्या अचानक से घबरा जाती है। ये तो बिल्ली थी। मैं तो खामखा ही डर रही थी। अरे ये तो जंगल है। ये मैं कहाँ आ गई? मुझे जल्दी से घर जाना चाहिए। अगर किसी ने मुझे ऐसी हालत में देख लिया तो वह मुझ पर बहुत हंसेंगे। काव्या चारों ओर देखती है पर उसको कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ से आई थी। सारे रास्ते तो एक जैसे लग रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा मैं कहाँ से आई थी। थोड़ी देर में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। अरे नहीं, बारिश शुरू हो गई। मैंने इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया कि मैं जंगल की तरफ जा रही हूँ। सब मेरी ही गलती है। मेरी किस्मत इस हद तक खराब है कि अब मुझे कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। इतने में काव्या को किसी की आवाज आती है। तुम जितनी देर चाहो मेरी पनाह में रुक सकती हो। मैं तुम्हें बारिश में भीगने से जरूर बचा सकता हूँ। ये किसकी आवाज है? मेरे आसपास तो कोई भी नहीं। तभी उस पेड़ से एक फूल काव्या के ऊपर गिरता है। अरे ये फूल कहाँ से गिरा? इस पेड़ पर तो एक भी फूल नहीं लगा हुआ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं ये पेड़ भूतिया तो नहीं? सभी लोग मेरे बारे में यही सोचते हैं कि मैं कोई भूतिया पेड़ हूँ। मैं तो सबकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन सब मुझसे डर के मारे दूर ही रहते हैं। मुझे माफ करना पेड़, मैं नहीं जानती थी कि आप इतने अच्छे हैं। काव्या की बात सुनकर पेड़ खुश हो जाता है। लेकिन तुम दुखी क्यों हो? काव्या इस पेड़ को अपनी सारी कहानी सुना देती है। सुपर मॉडल बनना मेरा सपना है, लेकिन उस फैशन शो में जाने के बाद मेरा सपना बर्बाद हो गया। अब कोई भी मुझे अपने आईने मॉडल में नहीं लेना चाहता। मेरी स्किन ऐसी नहीं है। मैं अपने पहले वाली खूबसूरती को बहुत मिस कर रही हूँ। कल के दिन आखिरी पड़ाव होगा। मैं अब आखिरी पड़ाव में भाग भी नहीं ले पाऊंगी। बस इतनी सी बात। पेड़ के इतना कहते ही पेड़ से एक रोशनी आती है और इससे एक बीज निकलकर सीधा काव्या के चेहरे पर आकर गिरता है और काव्या की खूबसूरती वापस आ जाती है, जिसे देखकर काव्या बहुत हैरान हो जाती है। अब तो तुम खुश हो ना? बहुत बहुत शुक्रिया पेड़ जी, आपकी दी गई खूबसूरती की वजह से अब मैं फिर से फैशन शो में भाग ले सकती हूँ। तभी काव्या का ध्यान बारिश पर जाता है। अब बारिश रुक चुकी थी। अब तो बारिश भी रुक चुकी है, लेकिन
मैं किस रास्ते से आई थी मुझे ठीक से याद नहीं। मैं तुम्हें रास्ता दिखाने में मदद करता हूँ। पेड़ के इतना कहते ही उससे रोशनी आने लगती है। जिस रास्ते पर काव्या को घर जाना था उस रास्ते पर फूल बिछ गए थे। ये देखकर काव्या के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ जी। मैं तो बना ही सबकी मदद के लिए हूँ। इसके बाद काव्या अपने घर पहुंच जाती है और जोर जोर से आवाज लगाती है, माँ, पिताजी, माँ, कहाँ हैं आप? जल्दी यहाँ आइए, देखिए तो जरा। जैसे ही उसकी माँ और पिताजी उसकी खूबसूरती देखते हैं वो हैरान रह जाते हैं। सुबह तो जब तू घर से निकली थी तब तो तेरी स्किन बहुत खराब थी, लेकिन अब पहले जैसी स्किन कैसे हो गई काव्या? काव्या जंगल में हुई सारी घटना अपने माता पिता को बता देती है। अब मेरी बिटिया का सपना अधूरा नहीं रहेगा। हाँ माँ, अब बस इंतजार है तो सिर्फ कल का। रात को काव्या को खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी। अगली सुबह काव्या भी फैशन शो में पहुंच जाती है। नंदिनी, माया, कैसी हो तुम दोनों? क्या बात है, आज तो तुम बहुत खुश दिखाई दे रही हो। आज दिन ही ऐसा है, खुश होना तो बनता है। पायल काव्या को देखकर अचंभित रह जाती है। पायल से रहा ना गया, वो फौरन ही काव्या के पास जाकर कहती है, तुम यहाँ कैसे आ गई? मैंने अपने हाथों से तुम्हारी स्किन खराब की थी। तुम्हारी स्किन इतनी जल्दी पहले जैसे कैसे हो गई? अच्छा, तो तुमने वो घटिया हरकत की थी। मेरी स्किन कैसे ठीक हुई ये तुम्हें बताना मैं जरूरी नहीं समझती। मेरी नजरों के सामने से दूर हट जाओ। ये बात पायल की दोस्तों को पता चलती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा पायल कि एक फैशन शो जीतने के लिए तुम इतनी नीचे गिर सकती हो। पायल की इस हरकत से उसके सभी दोस्त उससे नाराज हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद शो के विजेता घोषणा करने की बारी आती है। इस फैशन शो की विजेता है काव्या। काव्या के लिए जोरदार तालियां। शो जीतने के बाद काव्या बहुत खुश थी। वो अपने सपने की ओर बढ़ रही थी। काव्या को सभी बधाइयां देते हैं। तभी पायल भी काव्या के पास आती है। मुझे माफ कर दो काव्या। जीतने की चाह में मैं इतनी अंधी हो चुकी थी कि किसी की पूरी जिंदगी खराब करने के बारे में भी सोच लिया। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ काव्या। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया। अब आगे से ऐसी हरकत किसी और के साथ मत करना। इसके बाद काव्या अपनी जीत की खुशी लेकर अपने माता पिता को गले लगा लेती है। बहुत समय पहले की बात है। परी देश में 3 परी बहनें रहती थी। वो तीनों दूध की तरह गोरी चिट्टी थी और बहुत ज्यादा सुंदर थी। जो भी इनको देखता इनकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाता। इन तीनों बहनों को पृथ्वी लोक में जाने का बहुत शौक था। वो हर वीकेंड को पृथ्वी लोक जाया करती थी। एक मर्तबा जब वो पृथ्वी लोक में गई तो इनकी दोस्ती वहाँ सुंदर नगर में रहने वाले 3 भाइयों से हुई, जिनके नाम राजेश, मुकेश और संतेश होता है। वक्त के साथ साथ इनकी दोस्ती गहरी होकर प्यार में बदल जाती है। फिर कुछ समय के बाद वह परी बहनें इन तीनों भाइयों से शादी कर लेती है। ये दिल दहलाती खबर जब इनकी माँ रानी परी को पता चलती है तो वो देश में आकर इन तीनों से इनकी जादुई छड़ियाँ लेकर अपने कब्जे में कर लेती है। जब इन लड़कों की माँ को इस शादी का पता चलता है तो वो भी खूब गुस्सा करने लगती है। निकम्मो, अब तक तो तुम तीनों ने कोई काम धंधा भी नहीं ढूंढा था और ऐसे अचानक से 3 परियों से शादी कर डाली। इतने में परियों की सास की सहेली कामिनी आ जाती है और वो कहती है, अरे कावेरी, तेरे बेटे अपना पेट तो भर नहीं सकते, इन परियों को कैसे रख सकेंगे भला? तो फिक्र न कर, मैं इन परियों के हुस्न का पूरा फायदा उठाया करूंगी और इस गांव की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। इसके बाद कावेरी बहुत सारा पैसा लगाकर इन परियों के लिए एक ब्यूटी पार्लर खोलती है। ये खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। गांव की सभी लड़कियां और औरतें परियों के पास मेकअप करवाने जमा हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ इसी गांव में रूपाली भी अपना ब्यूटी पार्लर चलाती थी।
मगर जब से परियों ने ये काम शुरू किया था तो उसके पास कोई ना आता था। सभी परियों के ब्यूटी पार्लर चली जाती और रूपाली खाली बैठी मक्खियाँ मारती। रूपाली जब परियों के ब्यूटी पार्लर पर इतना रश देखती तो जलन की वजह से गुस्से में आग बगोला हो जाती। एक दिन रूपाली गुस्से में खुद से कहती है, इन परी बहनों की वजह से मेरा कारोबार तो ठप हो चुका है। मुझे कुछ ना कुछ चाल तो चलनी होगी ताकि इनका ब्यूटी पार्लर बंद हो सके। आप देखना मैं इनके साथ करती क्या हूँ। मुझे आज ही अपने दोस्त सागो जादूगर के पास जाना होगा। रूपाली, तुझे मेरे होते हुए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं इन तीनों परियों का वो हश्र करूंगा कि वो किसी का हार श्रृंगार करना तो दूर, खुद को भी पहचान नहीं पाएंगी। इसके बाद वो जादूगर अपने बिल्ले को एक जादुई जल की बोतल देता है और मंत्र पढ़ने लगता है। वो काली बिल्ली चुपके से इन परियों के घर आ जाती है और रसोई में दाखिल हो जाती है। उस वक़्त वो तीनों बहनें रसोई में अपने लिए खाना निकाल रही होती है। वो बिल्ली बड़ी होशियारी के साथ वो जादुई जल इनके खाने में डाल देती है। वो बहनें इस बात से बेखबर होती है और वो सारा खाना खा लेती हैं। अगले ही दिन इनके बाल बिल्कुल सफ़ेद हो जाते हैं, बिल्कुल बूढ़े की तरह, और इनके चेहरे और शरीर का रंग बिल्कुल कोयले की तरह काला स्याह हो जाता है और वो तीनों बहुत ही बदसूरत बन जाती है। अरे ये हम अचानक से इतनी बदसूरत कैसे हो गई? दूसरी ओर रूपाली ये खबर पूरे गांव में फैला देती है कि वो तीनों परियां अब बदसूरत हो गई है। इस तरह इससे इनका पार्लर वाला काम ठप हो जाता है। पार्लर का कारोबार ठप होता देखकर इनकी सास कावेरी इन पर गुस्सा करने लग जाती है। अरे तुम तीनों की वजह से मेरा इतना सारा पैसा ज़ाया हो गया है, लेकिन मैं भी अपना एक एक पैसा तुम लोगों से निकलवा कर ही दम लूंगी। अब तुम तीनों खेतों में काम करके मेरी पाई पाई लुटा कर दोगी, समझ गए हो ना तुम तीनों? कावेरी के तीनों बेटे अपनी माँ को समझाने की कोशिश करते हैं, मगर इनकी माँ इन्हें डांट डपट कर चुप करवा देती है। अब वो तीनों परी बहनें अपने सास के डर से खेतों में काम शुरू कर देती है, मगर वो तीनों परियां होने के कारण काफ़ी नाजुक थी और उन्होंने ये काम कभी किए भी नहीं थे, इसीलिए इनसे ये काम ठीक तरह से हो नहीं पाता। कुछ समय बाद इनको पता चलता है कि वो तीनों गर्भवती हैं। वो अपनी सास की मिन्नत करने लग जाती है, माँ जी हम तीनों गर्भवती हैं, हमसे ऐसी नाजुक हालत में काम ना करवाएं, इससे हमारी जान के साथ साथ हमारे नन्हे बच्चों की जानों को भी खतरा है। अरे बंद कर अपनी बकवास, मेरे सामने तुम्हारे ये नाटक नहीं चलने वाले, ना ही मैं तुम तीनों के झांसे में आऊंगी। अब तुम तीनों जाओ और खामोशी से खेतों में जाकर काम करो। कावेरी को अपनी गर्भवती बहुओं पर जरा भी दया नहीं आती। फिर जब वो परियां खेतों में काम कर रही थी तो सागो जादूगर वहां से गुजरता हुआ इनको देख लेता है। अरे ये तीनों तो इस वक्त गर्भवती हैं। अगर मैं इनकी इस हालत में बलि चढ़ा दूं तो शैतान बहुत ही खुश हो जाएगा और मैं बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगा। मुझे तुरंत रूपाली से बात करना होगी। इसके बाद सागो जादूगर रूपाली के घर पहुंच जाता है और रूपाली को सब कुछ बताते हुए कहता है, रूपाली, अगर हम इन गर्भवती परियों की बलि चढ़ाएंगे तो शैतान बहुत खुश हो जाएगा और इसके इनाम में जादुई हीरा हमें देगा। उस हीरे की वजह से हम लोगों को अपने वश में कर सकते हैं। अपने वश में करने के बाद कोई भी अमीर व्यक्ति की दौलत हथियाना हमारे बाएं हाथ का खेल होगा रूपाली। अरे वाह, इस तरह तो हम बहुत जल्द सबसे अमीर बन जाएंगे। हम कल ही इनको मार देंगे। फिर अगले दिन वो तीनों परियां खेतों से वापस आ रही थी कि जादूगर इनको अपनी जादुई ताकत से बेहोश कर देता है और इनको जंगल ले जाकर पिंजरे में बंद कर देता है। फिर वो जादूगर और रूपाली जादुई पूजा की तैयारियों के लिए वहां से चले जाते हैं। इतने में तीनों परियां होश में आ जाती है। होश में आने के बाद वो खुद को पिंजरे में कैद देखकर परेशान हो जाती हैं। अरे ये हम पिंजरे में कैद कैसे हो गए? लगता है ये किसी दुष्ट जादूगर का काम है।
वो हमें जान से मारकर हमारी बलि चढ़ाना चाहता है। हमें खुद को और अपने होने वाले बच्चों की जान को बचाना होगा। परंतु कैसे? हम कैसे इस पिंजरे से निकल पाएंगे? हमारे पास तो हमारी जादुई छड़ी भी नहीं। अभी भी वहाँ से निकलने के बारे में सोच ही रही होती है, तभी इनकी नज़र परी देश के तोते पर पड़ती है जो वहीं से उड़कर जा रहा होता है। वो तीनों परियास को बुलाकर उससे मदद मांगती है। वो तोता कहता है, अरे तुम तो परी देश की परियां हो, तुम कैसे पिंजरे में कैद हो गई? तुम्हारी जादुई छड़ियां कहाँ गई? ए परी देश के तोते, ये बहुत लंबी कहानी है। हमने पृथ्वी लोक के 3 वासियों से शादी रचा ली थी। इसी कारण रानी परी ने गुस्से में आकर हमसे हमारी शक्ति वाली जादुई छड़ियां छीन ली। रुको, मैं अभी परी देश जाकर तुम्हारी छड़ियां लाता हूँ। इतना कहकर वो तोता उड़ता उड़ता रानी परी के महल में पहुंच जाता है और सबकी नजर बचाकर रानी परी के कमरे में दाखिल हो जाता है। वहीं रानी परी के बेड पर तोते को परियों की छड़ियां दिखाई देती है। वह बहुत होशियारी से इन छड़ियों को उठाकर जल्दी से वापस परियों के पास पहुंचता है और इन्हें छड़ियां दे देता है। छड़ियों को पकड़ते ही इन परियों पर जो काला जादू किया गया था वो खुद ब खुद खत्म हो जाता है और वो तीनों परियां दोबारा से हसीन हो जाती हैं। फिर वो परियां दोबारा अपनी छड़ियां घुमाती हैं और इस पिंजरे से भी आज़ाद हो जाती हैं। इतने में सागु जादूगर और रूपाली आ जाते हैं और परियों को पहले जैसा आज़ाद और खूबसूरत देखकर परेशान हो जाते हैं। अरे ये तीनों खूबसूरत और आज़ाद कैसे हो गई? लगता है इनकी जादुई छड़ियां इन्हें वापस मिल गई है। अच्छा, तो वो तुम दोनों थे जिन्होंने हमारी जिंदगी अजीरन कर रखी थी और हमें बदसूरत बना दिया और अब हमें और हमारे बच्चों को मार देना चाहते थे। अब तुम दोनों हमसे बच नहीं सकोगे। वो परियां सजा के तौर पर सागु जादूगर और रूपाली को मुर्गा बनाकर काफी दूर छोड़ देती हैं। अब हमारी सास की बारी है, इसको भी मजा चखाना बहुत जरूरी है। अब वो वापस अपने घर पहुंचती हैं और अपनी जादुई छड़ी से अपनी सास को गूंगा कर देती है। कावेरी अपनी आवाज न होने की वजह से बहुत चिंतित हो जाती है। फिर इसी तरह 9 महीने के बाद वो तीनों परियां 3 इंतहाई खूबसूरत बच्चियों को जन्म देती हैं। परियां और इनके पति सब बहुत खुश होते हैं। परियों की सास कावेरी की आवाज अब भी नहीं ठीक हो पाई थी। वह अपनी पोतियों से बात करना चाहती है मगर मजबूर थी। ये देखकर परियों को कावेरी पर दया आ जाती है। वह अपनी सास को उसकी आवाज वापस कर देती है। फिर कावेरी अपनी पोतियों से खूब बातें करती है और अब वह अपनी बहुओं पर जरा भी जुल्म नहीं करती और इस तरह सब हंसी खुशी अपनी जिंदगी में मगन हो जाते हैं। राजनपुर गांव से कुछ फासले पर गरीब लोगों की झुग्गी थी। वहां पर लोग हद से ज्यादा गरीब थे और कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम करके अपना पेट पाल रहे थे। वहीं पर प्रीति नाम की एक इंतहाई गरीब लड़की भी रहती थी। प्रीति की तरह राजनपुर की बाकी लड़कियां भी बहुत गरीब थी। गुर्बत की वजह से वो बच्चियां ना तो कभी स्कूल जाकर पढ़ लिख सकी थी और ना ही कभी किसी खेल में हिस्सा लेती थी। गांव के ये लोग किसी तरह छोटे मोटे काम करके कुछ पैसे कमाते और अपना गुजारा करते थे। एक दिन प्रीति अपने घर चारपाई पर बैठी सोच रही होती है, क्या करूं, कुछ दिनों से कोई भी कमाई नहीं हुई। इसी वक्त प्रीति की सहेली आरती वहां आ जाती है और इससे कहने लगती है, प्रीति, इतने दिन हो गए हमें कोई भी काम नहीं मिला, अब क्या होगा? हमें तो लोग कोई छोटा मोटा काम भी नहीं देते कि कुछ दिहाड़ी ही हाथ आ जाए। पता नहीं हम लोगों की किस्मत में क्या लिखा है। जब से पैदा हुई हूँ बस हर तरफ गरीबी ही दिखाई दी है। ना तो अच्छी तालीम मिली और ना ही ज़रूरत की कोई चीज़ मिली। पैदा होते ही हमारे माँ बाप ने हमें लोगों के आगे भीख मांगने पर लगा दिया। अब तो लगता है शादी के बाद भी हमारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरेगी। तुम ठीक कह रही हो प्रीति, हमारी किस्मत में कोई खुशी नहीं है, ना ही हमारे पास किसी काम की समझ है, ना ही कोई काम करने का जरिया है और ना ही हमारी समस्याओं को देश के बड़े बड़े नेता सुनते हैं।
हम गरीब आवाम तो किसी को दिखाई भी नहीं देते। हम जिए या मरे किसी को घुटना फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें मालूम है आरती, इतने दिन बीत गए हैं मगर मैंने एक भी ढंग का खाना नहीं चखा। अब तो रोजाना ही सूखी रोटी और नमक पर गुजारा कर लेती हूँ, और कभी कभी तो वो सूखी रोटी भी किस्मत पे नहीं होती। प्रीति और आरती अपने दुख दर्द एक दूसरे को बता रही होती हैं कि इसी वक्त काजल नाम की एक लड़की वहाँ पर दौड़ती हुई आती है। मेरी बात सुनो, मैं एक ऐसी धमाकेदार खबर लाई हूँ जिसको सुनकर तुम दोनों के होश उड़ जाएंगे और तुम लोग खुशी से उछल पड़ोगी। ऐसी कौन सी खबर लाई है तू काजल, जरा मुझे भी तो पता चले। अपने पड़ोस गांव में सेठ मोहन लाल के घर में एक बहुत बड़ी दावत हो रही है और वहाँ पर तरह तरह के मज़ेदार और स्वादिष्ट खाने दिए जा रहे हैं। ये सुनकर वो तीनों सहेलियाँ खुशी से उछल पड़ती हैं। हमें बगैर देर किए वहाँ उस दावत में जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो स्वादिष्ट पकवान हमारे पहुँचने से पहले ही ख़त्म हो जाए। अब वो तीनों भागकर उस सेठ के घर पहुँच जाती है। सेठ के घर तो तरह तरह के खाने परोसे जा रहे थे। इस खाने की खुशबू से इन लड़कियों के मुंह में पानी आ गया। ये खुशबू तो बहुत मज़े की है, चलो जल्दी से खाते हैं। वो खाना अपने प्लेटों में डाल रही होती है कि इतने में एक औरत इनके पास आती है। इन भिखारी लड़कियों को अंदर किसने आने दिया? इन्होंने तो सारा खाना ही गंदा कर दिया है। अरे मैं कहती हूँ ये अंदर कैसे घुसकर आए हैं? किसी ने इन्हें रोका क्यों नहीं? इस औरत के इतना बोलते ही सब लोग इसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और सभी लोग इन्हें घूरने लगते हैं। इतने में वहाँ पर सेठ मोहन लाल की पत्नी आ जाती है और गुस्से से कहने लगती है, तुम भिखारियों की इतनी जुर्रत कि मेरे घर के इस दावत में बगैर इजाज़त आ जाओ? हाँ, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? हम माफ़ी चाहते हैं मगर हमने काफ़ी दिनों से एक भी अच्छा खाना नहीं चखा। जब हमें इस घर में दावत का पता चला तो भूख हमें खुद ब खुद यहाँ ले आए। हमें माफ़ कर दें जी। मगर प्रीति की किसी भी बात पर वो बिल्कुल यकीन नहीं करती और ना ही इन पर इनको दया आती है। वो सभी औरतें कहने लगती है, आप तुम तीनों को यहाँ चोरी छुपे आकर खाना खाने की सजा मिलेगी। तुम सब ने यहाँ आकर हमारी इतनी अच्छी पार्टी खराब कर दी है और हमारे मेहमानों को इतनी परेशानी हुई। इस पर अब तुम लोगों को ज़रूर सजा मिलेगी। हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अरे इन जैसी गरीब लड़कियों को चोरी छुपे आकर खाना खाने की सजा ज़रूर मिलनी चाहिए ताकि फिर कोई गरीब और भिखारी बिना इजाज़त यहाँ आने की जुर्रत ना कर सके। इनको सुधारने के लिए हमें इन्हें बांधकर खूब मारना चाहिए ताकि इनको अच्छी तरह सबक मिले। अब वो सभी औरतें इन तीनों को बांधकर इन गरीब लड़कियों को बहुत मारती हैं। हमें मत मारे, प्लीज़ हमें मत मारे, हमें छोड़ दें। हम यहाँ दोबारा कभी नहीं आएंगे, हमें मत मारे। अब ये कभी दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। चल भाग यहाँ से। प्रीति और इसकी सहेलियाँ वहाँ से रोते हुए चली जाती है। इन अमीरों से तो हम गरीब ही अच्छे हैं जो एक रोटी भी मिलकर बांट कर खाते हैं, जबकि ये इतना खाना ज़ाया कर देते हैं। अगर हम इतने बहुत सारे खाने से थोड़ा सा ले लेते हैं तो ये हमारा ये हाल कर देते हैं। अब मैं कभी भी इनकी दावत में नहीं जाऊंगी। इसके बाद वो तीनों लड़कियां अपने अपने घर चली जाती हैं। अगले दिन प्रीति अपनी सहेलियों को कहती है, चलो जंगल में सूखी लकड़ियां काटने जाते हैं ताकि इनको करीबी शहर में जाकर बेच दें और कुछ पैसे कमा सके। हाँ चलो चलते हैं। अब वो जंगल में दाखिल हो जाते हैं कि प्रीति की नज़र एक सूखे पेड़ पर पड़ती है। अरे वो देखो, वहाँ एक सूखा पेड़ है, आओ चलो इस दरख्त को काटते हैं। इतने में इनको किसी की आवाज़ आती है, बचाओ बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। वो इस आवाज़ का पीछा करती हैं। जब वो आवाज़ के करीब जाती हैं तो वहाँ पर देखती हैं कि दो दुष्ट जादूगरनियों ने एक प्यारी सी परी को पिंजरे में बंद किया होता है और वो इसे अपने साथ ले जाना चाह रही होती है। बचाओ, ये जादूगरनी मुझे जबरदस्ती कैद करके ले जा रही है, कोई तो बचाओ मुझे। हा 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 हा, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, यहाँ इस जंगल में तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। चुपचाप हमारे साथ चलो।
प्रीति और इसकी सहेलियों को उस मासूम परी पर दया आ जाती है। हमें इस परी को बचाना चाहिए, इसकी जिंदगी खतरे में है, हमें कुछ करना चाहिए। तभी वो तीनों अपनी अपनी कुल्हाड़ियों से इन जादूगरनियों पर हमला कर देती हैं और इनकी खूब पिटाई करती हैं। आ आहा, तुम लोग कौन हो और हमें क्यों मार रही हो? हमें छोड़ दो, मत मारो हमें, छोड़ो। हम इस मासूम परी को तुम लोगों के चुंगल से बचाने आए हैं। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना हम लोग तुम्हें मार मार कर खत्म कर देंगे। हम चले जाएंगे, हमें मत मारो, हम अभी जा रहे हैं, रुक जाओ, हमें मत मारो, हम जा रहे हैं। इसके बाद वो जादूगरनियां डर के मारे परी की जादुई छड़ी इनको देकर दुम दबाकर भाग जाती हैं। प्रीति पिंजरा खोलकर उस परी को आजाद कर देती है। परी जी, आप ठीक तो है ना? ये लीजिए आपकी जादुई छड़ी। मेरी जान बचाने के लिए तुम लोगों को मैं दिल से धन्यवाद कहती हूँ। अगर तुम ना होती तो ये जादूगरनियां मुझे अपने साथ कैद करके ले जाती। अरे, हमारे होते हुए आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था परी जी। अब आपके पास आपकी अपनी जादुई छड़ी है, अब आप अपने परीलोक जा सकती हैं। अरे, ऐसे कैसे? तुम तीनों बहादुर लड़कियों ने मेरी जान बचाई है। अब मुझे बताओ कि तुम लोगों को इसके बदले क्या चाहिए? हम सब बहुत गरीब हैं परी जी। क्या आप अपनी जादुई छड़ी से राजनपुर गांव वालों की गरीबी खत्म कर सकती हैं? देखो अच्छी लड़कियों, गरीबी तो मेहनत से ख़त्म होती है, परंतु मैं तुम्हें कुछ और चीज़ें दे सकती हूँ। इतना कहकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। ये देखो, ये जादुई फ्रॉक, जादुई सैंडल और जादुई चूड़ियाँ हैं। लेकिन हम इनका क्या करेंगे? इनसे हम अपनी गरीबी कैसे ख़त्म करेंगे? अपना पेट कैसे भरेंगे? इन जादुई चीज़ों से तुम लोग जितने चाहे फ्रॉक, चूड़ियाँ और सैंडल हासिल कर सकती हो। फिर तुम इनको शहर ले जाकर बेच देना और उससे खूब पैसे कमाना। इतना कहकर परी गायब हो जाती है और ये तीनों सहेलियाँ खुशी खुशी जादुई फ्रॉक, सैंडल और चूड़ियाँ लेकर घर आ जाती है और इन जादुई फ्रॉक, चूड़ियों और सैंडल से काफ़ी सारे खूबसूरत फ्रॉक, चूड़ियाँ और सैंडल मंगवा लेती हैं और अगले ही दिन बाजार जाकर ये खूबसूरत फ्रॉक, सैंडल और चूड़ियाँ बेचती है। इनके फ्रॉक, चूड़ियाँ और सैंडल इतने खूबसूरत होते हैं कि फ़ौरन हाथों हाथ बिक जाते हैं और इनके पास ढेर सारे पैसे आ जाते हैं, जिससे ये अपने खाने पीने और दूसरी ज़रूरत का सामान खरीद लेते हैं। इस तरह धीरे धीरे इनके पास बहुत पैसे जमा हो जाते हैं। फिर ये इन पैसों से शहर में होलसेल की बड़ी सी दुकान खोल लेते हैं, जहां ये लोग बहुत ही सस्ते दामों फ्रॉक, सैंडल और चूड़ियाँ बेचने लगती हैं और ये लोग गांव के सभी लोगों को काम भी देते हैं और अपने गांव में स्कूल, अस्पताल, खेलने का मैदान और सब कुछ बनाते हैं। अब इनकी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है और ये